अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बी कैजुअल विद मुख्तार अहमद। और जैसे कि शो का जो पैटर्न है उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस शो में हम सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं कि जी वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से कामयाबी हासिल की और किस तरीके से उनकी इस कामयाबी के पीछे छुपे हुए राज को जान रहे होते हैं। आज अगर मैं बात करूँ, हमारा जो मीडिया है, मीडिया इंडस्ट्री, रेडियो का एक दौर, फिर रेडियो के दौर के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जी एक टेलीविजन का दौर आया, टेलीविजन के बाद एलईडीज। और अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि रेडियो पहले हम सुनते थे और उसके बाद जब ब्लैक एंड वाइट दौर आया तो वहां पे हमने देखी कि बड़ी बड़ी टेलीविजन आने लगे, फिर एलईडीज का दौर आया, कलरफुल स्क्रीन आ गई, फिर बिग स्क्रीन पे काम होने लगा और फिर उसके बाद छोटी स्क्रीन पे काम होने लगा। और साथ साथ देखते देखते कि ये स्क्रीन और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वाइड हुई कि आज हम अपने सेल फोन्स के ऊपर जो है वो कोई भी वीडियो, कोई भी ड्रामा या कोई भी जो भी पिक्चर्स होती हैं या कोई भी सीरीज होती है वो देख रहे होते हैं। अच्छा, सिलसिला कुछ ये है कि ये जो दौर है वो 90s से चेंज हुआ। 80s के लोग और 90s के जो लोग हैं वो बड़े अच्छे से इन तमाम टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से उनकी पूरी ज़िंदगी किस तरह बदल गई है। तो जी सबसे पहले तो ये कि सीरीज़ का जो सिलसिला शुरू हुआ वो क्यों हुआ उसके हवाले से भी बताएंगे आपको, लेकिन क्योंकि वक्त कम है मेरे पास और मेरे पास दास्तान सुनने के लिए एक बड़ी कहानी मौजूद है मेरे साथ, एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही क्या कहूँ मैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है जो हर कैरेक्टर भी परफॉर्म कर लेते, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ ना सिर्फ फिल्मों में काम किया, ड्रामों में काम किया, सीरीज में काम कर रहे हैं और हर जगह अगर देखें तो अपने कैरेक्टर में 100% या 100% से ज़्यादा ही अपना किरदार निभा रहे होते हैं। तो जी मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा ब्रेक पे और ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगा तो आप लोग एंजॉय कीजिए हमारे इस क्लिप को जिसमें हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो वकार हुसैन है जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, ब्यूटी सैलून भी रन कर रहे हैं, साथ साथ फिल्मों में भी काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ ड्रामों में भी नजर आते हैं। कभी वो दूध की शक्ल में नजर आ रहे हैं तो कभी हमें वो चिंटू की मम्मा के कैरेक्टर में भी नजर आ रही हैं। तो अब सिलसिला यह है कि चिंटू की मम्मा का कैरेक्टर प्ले करना और इसके साथ साथ एक वदूद का कैरेक्टर, और अगर इसके अलावा मैं बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं, मतलब 6-8 ड्रामे ऐसे उनके हैं कि मैं अगर कोई भी ड्रामा बोलूं तो सबसे पहले उस मेन कैरेक्टर को भूल के सिर्फ ये बोलेंगे जी अच्छा वकार उस ड्रामे में थे। तो जी बिल्कुल वकार का थोड़े से आप क्लिप्स देखिए और मुझे बताएं कि जी कितने अच्छे तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं और खास करके इनसे मजे मजे की बातें भी करेंगे। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ओ हाय, मैं हूँ चिंटू की मम्मी, पूरे महल्ले में भी इसी नाम से जानी जाती हूँ। मेरे शौहर ने भी अरसा हुआ मुझे किरण कहना ही छोड़ दिया और मजे की बात तो ये है जिस अंडर गारमेंट्स बेचने वाले से मेरा अफेयर था वो भी मुझे चिंटू की मम्मी कह के ही पुकारता था। तो आप लोग के लिए भी मैं चिंटू की मम्मी ही हूँ। वेलकम बैक टू द शो और वकार हमारे साथ अब मौजूद हैं, वकार से कुछ बातें भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकार, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो के मेहमान बने हैं और खास करके इतना मसरूफियत का आपका टाइम, फिल्में भी कर रहे हैं, ड्रामे भी कर रहे हैं, पार्लर भी रन कर रहे हैं और उसके बाद टाइम निकाल कर आए। तो जी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कि आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया, बहुत खुलूस से बुलाया तो मैं जरूर आना था। मुझे कैसे हैं और क्या चल रहा है आजकल? बिल्कुल ठीक हूँ और ज़रा कोरोना से बच के अब ज़रा थोड़ा अपने काम की तरफ दोबारा ध्यान दे रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। ज़बरदस्त, क्या क्या कर रहे हैं? मैं अभी फ़िलहाल सैलून अपना रन कर रहा हूँ, साथ में मैं कमर्शियल में एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम करता हूँ, जितने भी कमर्शियल आप एड फिल्म देखते हैं, और साथ साथ जो है वो ड्रामाज में भी काम कर रहा हूँ और साथ साथ सीरीज़ मेरी जो चिंटू की मम्मी चल रही है वो भी स्टार्ट हो रही है और मज़ीद एपिसोड्स बन रही हैं तो वो कर रहा हूँ और उसके अलावा बस अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। ज़िंदगी कितनी हसीन है? मेरे लिए ज़िंदगी बहुत हसीन है इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक दी है और उसके अंदर मुझे तो सब कुछ करना है। तो मेरे पास टाइम बड़ा कम होता है, मैं 7 डेज़ काम करता हूँ और मुझे मज़ा आता है। और साथ साथ मुझे ब्लेसिंग ये है कि जो मेरा शौक़ है, जिससे मेरी सांस चलती है, वही मेरा प्रोफेशन है। एक्टिंग में तो मैं बहुत बाद में आया हूँ, लेकिन मेकअप एक वाहिद वो चीज़ है जिसके बगैर शायद मेरे लिए लाइफ में बहुत कुछ भी नहीं है। अगर लाइफ में मेरे मेकअप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं साथ साथ होता है, लोग कहते हैं हम काम से थक जाते हैं तो हम हॉलीडे लेते हैं। मुझे लगता है कि मुझे तो रोज़ हॉलीडे वाला मज़ा आता है जब मैं मेकअप करता हूँ, अपने सैलून में होता हूँ, तो मुझे वैसे ही मैं
और एनर्जाइज होता रहता हूँ उसके अंदर। जबरदस्त। बिल्कुल जी, वकार हमारे साथ मौजूद हैं और जी जितने व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं और इंतजार की घड़ियां जो उनके लिए खत्म हो चुकी है, क्योंकि वकार जो है आज हमारे साथ मौजूद है। हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे डिस्कस भी करनी थी। मैंने सोचा था कि जब प्रोग्राम में आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे। खास करके मैं चाहता हूं कि वकार की लाइफ का ये स्टाइल तो सबने देखा हुआ है, एक प्रोफेशनलिज्म देखा हुआ है, वकार का ब्यूटी सैलून के बारे में सबको पता है, अब मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ ये लाइफ तो सब देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स माशाल्लाह। वो कैरेक्टर्स पे भी मैं आऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा बचपन से शुरू करते हैं इसको। अब मुझे बताएं कि अगर बचपन की बात की जाए कि बचपन में ज़ाहिर ये क्या बनने का शौक था शुरू से? बचपन में तो आपको पता होता है कि इंसान को इतना अंदाज़ा नहीं होता कि उसने करना क्या है, स्पेशली जब तक वो अपनी एजुकेशन एटलीस्ट मैट्रिक तक आने तक 16 साल तक उनको अकल आती है कि समझ आ रही होती है कि अब हमें कुछ करना है। और उमूमन हमारे पास 90% ऐसे ही होता है कि बच्चों के दिमाग में पहले से डाल दिया जाता है कि तुमने ये पढ़ना है, तुमने ये करना है और बड़े होकर अच्छी नौकरी करना है, फिर तुम्हारी शादी होगी। ये हमारे यहाँ 90% लोगों के जहनों में होता है। लेकिन मेरा बचपन थोड़ा मुख्तलिफ था। मुझे हमेशा से जैसे आम लड़कों को गन चलाना अच्छा लगता है, गाड़ियों से खेलना अच्छा लगता है, मुझे उस वक्त भी गुड़ियों से खेलना अच्छा लगता था, मुझे गुड़ियों के बाल बनाना अच्छा लगता था, मुझे खाना पकाना अच्छा लगता था, मुझे घर में अम्मी के साथ झाड़ू पोछा करना अच्छा लगता था और अम्मी की हेल्प करना अच्छा लगता था। सो मुझे लगता था कि मैं एक अलग इंसान हूँ। लेकिन ये मुझे रियलाइज़ तब हुआ जब लोगों ने रियलाइज़ करवाया कि ये तो लड़कियों जैसा है, ये तो लड़कियों की तरह काम करता है, इसको तो लड़कियों वाले शौक़ हैं। तो मुझे लगा, जो आम लोगों को मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये आम लोगों से मैं थोड़ा अलग हूँ। लेकिन इस बात से मैं कभी भी डिप्रेस नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि आई थिंक शायद मैं अलग हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे डिफरेंट बनाया है। सो मेरे शौक़ अलग थे। तो मुझे बचपन से ही पता था कि मुझे मेकअप करना है और मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत सारी आप डिनाइल में चले जाते हैं ना, जब आपको लोग बोलते हैं कि आपने तो नहीं पढ़ना है और कोई अच्छी नौकरी करनी है। तो मैंने ट्राई किया, जॉब करके भी ट्राई किया, तो मुझे लगा नहीं, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी और मैं किसी और चीज़ के लिए बना। तो बस फिर मैंने चॉइस की और एक ट्राउट फिश वाली लाइफ ली। स्पेशली सबसे ज़्यादा सपोर्ट जब आपको फैमिली की होती है ना, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरा बचपन बहुत खूबसूरत गुजरा है। मैं अपनी अम्मी की, जो लोग कहते हैं ना अम्मियों के साथ बहुत कम लड़कों का गुजरता है, मुझे लगता है। बच्चे ज़रा थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर ज़रा बाहर इधर उधर निकल जाते हैं और फिर होता है कि अम्मी आपको क्या पता बाहर ये होता है। लेकिन मेरा बचपन ज़्यादातर मेरी माँ के साथ ही गुजरा है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई एन्जॉय माई बचपन अलॉट। अच्छा, मुझे बताइएगा, खास करके आप जैसे बचपन की हम बात कर रहे हैं, जो गुड़िया गुड्डे से खेलना या बंदूकों से खेलने का दौर गुजरा, क्रिटिसाइज करते थे, क्या फील होता था? मुझे लगता था दे आर मैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये लोग गलत हैं। मुझे हमेशा लगता था, मुझसे लोग इरिटेट भी हो जाते थे क्योंकि मैं कोई आंसर नहीं देता था इस बात का, कोई एक्सप्लेनेशन, बिकॉज मेरे पास उनको देने के लिए एक्सप्लेनेशन थी नहीं कोई ऐसी। तो कोई अगर इस तरह की बात करता भी था तो मुझे लगता था कि इससे क्या पता कि मैं क्या हूँ, तो मैं इसे क्या समझाऊँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फाइन, मुझे बात ही नहीं करनी। मुझे बताएगा कि खास करके बचपन गुजारा लोगों की, ज़ाहिर जब आप एक एज गुजार रहे होते हैं तो क्रिटिसाइज तो हर शख्स ही हो रहा होता है आज के दौर में, तो मेरे ख्याल से ये। लेकिन जो लड़के थोड़े फेमिनिन होते हैं वो ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहे होते हैं, बिकॉज उनको ट्रीट अलग तरीके से किया जा रहा होता है कि सही से चलो, सीधे बैठो, ताली नहीं बजाना, ये नहीं करना, गानों में मत बैठना, ढोलक पर मत बैठना, मेहंदी में तुम्हारा क्या काम है, बाहर मर्दों में बैठो। तो ये बातें होती थी, तो मुझे लगता था ये सब पागल है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जबरदस्त, मतलब शुरू से बहुत ज्यादा जीनियस से मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और मुझे पता था कि पीपल डोंट लाइक मी, बट मुझे लगता था कि मेरी जूती को भी। लेकिन आपकी तो फ्रेंड्स फॉलोइंग अच्छी खासी है। मेरे ऐसे फैन फॉलोइंग मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी फ्रेंड्स सर्कल मेरा इतना नहीं है। आई हैव नो बेस्ट फ्रेंड इन माई लाइफ। होता है ना कि लोग कहते हैं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स जिनसे मेरी पर्सनल बातें भी हैं और चीज़ें भी हैं, लेकिन ये होता है ना ज़िंदगी में एक पक्का दोस्त होता है आपका, तो मुझे लगता है मैं सबसे पक्का दोस्त अपना खुद का हूँ, तो मुझे आई डोंट नीड एनी फ्रेंड। अच्छा जी, वक्त गुजरता गया और बचपन और फिर जवानी और फिर उसके साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड आपकी शुरू हुई, शादी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, शादी के लिए भी हमेशा यही सुनने में आया कि इसकी क्या शादी होगी, ये तो लड़कियों जैसे हैं। फिर मुझे लगा इनको क्या पता यार। तो फिर भारत मेरी जब शादी हुई जिस लड़की से, वो मेरी अपनी फैमिली में ही थी, मेरी कज़न थी। शादी मेरी हुई है 2000, देखिए तो मुझे याद नहीं, 2009 में हुई। अब अगर भाभी सुन रही होंगी तो फिर 2008 में या 2009 में मेरी शादी हुई। ठीक है, अम्मी की पसंद से, अपनी पसंद से? बेसिकली जब मुझे शादी के लिए कहा गया तो मेरी अम्मी को तो वो पसंद ही थी,
लेकिन क्योंकि मेरी दोस्त भी थी मुझसे अच्छी, मेरी ख़ानदान में औरतों से बनती थी, मर्दों से तो मेरी इतनी ज़्यादा अलग से अलग कमी होती थी, तो मैंने बड़ा बचपन में उसको मेहंदी भी लगाई है और बड़ी दोस्ती भी थी मेरी उससे। तो मुझे लगा कि वो लड़की ऐसी है, पहले तो मैं शादी के लिए तैयार नहीं था कि मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं शादी के बाद भी और दो लोगों के सवालों के जवाब, क्योंकि मेरे लिए ना लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते थे जो इस तरह की बात करते थे। तो लेकिन मैंने देखा कि जब हम एक ट्रिप पे गए तो मुझे लगा कि मेरी दोस्ती भी थी, उसके बाद में जब अम्मी ने मुझसे कहा कि हम इसके लिए सोच रहे हैं, तो मुझे लगा कि हाँ शायद ये लड़की है जिसको ऐसा वो वाले सवाल नहीं होंगे जो आम लड़कियों के होते हैं, क्योंकि वो भी आम लड़कियों से थोड़ी हट के थी। तो जब मेरी शादी हुई तो माशाल्लाह वी हैव अ वेरी गुड लाइफ, गुड अंडरस्टैंडिंग। माशाल्लाह मेरा एक बेटा है 10 साल का। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा कि खास करके अब जब वो कहते हैं ना कि लाइफ का एक पैटर्न चलता चला जा रहा है, बचपन से जवान हुए, शादी भी हो गई, वो एक फेमिनिस्ट वाला जो एक कैरेक्टर, क्योंकि मैं अब वही देख रहे हैं कि जी ड्रामाज अगर देखें तो फालतू लड़की, फिर उसके अलावा अगर मैं ड्रामा देखूँ आपका उसमें वो मिट्ठू आपा, फिर अगर मैं देखूँ खुदूसू साहब की बेवा, तो मैं जो कैरेक्टर्स देख रहा हूँ तो आपको देख के कैरेक्टर तो नहीं बनाया जाता? बेसिकली फसी के साथ मैंने एक्टिंग फसी के साथ ही स्टार्ट की। मैंने फसी से पहले कभी भी इस तरह का कोई काम एक्टिंग के लिए नहीं किया था। सो फसी ने ही मुझे अप्रोच किया कि मुझे एक एक्टिंग, एक टेली फिल्म थी सिरे घाट की फरजाना, उसमें मैं मारिया वास्ती के साथ एज ए मेकअप आर्टिस्ट था। तो फसी मुझसे वहाँ मुलाकात हुई और फसी ने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि आपको टीवी पे काम करना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ लिखता हूँ। मैंने कहा है लिखेंगे कहाँ, लेकिन उन्होंने वाकई मेरे लिए लिखा। और फसी नहीं, अब तक मैंने बहुत कम काम किया है एक्टिंग में, क्योंकि एक्टिंग इज़ माय हॉबी। बेसिकली मैं अपने शौक के लिए करता हूँ, लेकिन बेसिक काम तो मेरा ब्रेड एंड बटर मेरा मेकअप है। तो जब फसी ने मेरे लिए बहुत सारे कैरेक्टर लिखे, पहले उसने खुदूसी साहब की बेवा लिखा जो कि एक फेमिनिन लड़के का था, जो कि बहुत मज़े का कैरेक्टर था। और फसी क्योंकि एक ऐसा राइटर है और मज़हर फसी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपस में, तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा समझाया, हिना ने मुझे बहुत हेल्प की उसमें, तो मुझे खुदूसी साहब की बेवा करते हुए बहुत मज़ा आया और मुझे उससे फेम बहुत मिला। उसके बाद जब मैंने बबली डार्लिंग किया, उसमें उन्होंने एक लड़की, एक औरत का कैरेक्टर दिया। फिर मैंने मिट्ठू आपा किया, उसमें मुझे उन्होंने एक एबनॉर्मल लड़की का कैरेक्टर दिया। फिर मैंने एक फालतू लड़की किया, उसके अंदर उन्होंने मुझे एक नफसियाती आदमी का कैरेक्टर दिया। तो फसी ने तो बहुत सारे डिफरेंट मुझे कैरेक्टर्स दिए, लेकिन उमूमन मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे मर्द से ज़्यादा औरत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मुझे ये कैरेक्टर ज़्यादा सारे कैरेक्टर्स ऐसे नहीं है जो खास करके अगर देखें तो इस कैरेक्टर्स को हम इस तरह कह सकते हैं कि थोड़ा नेगेटिव बोले या बेसिकली ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो टैबू कैरेक्टर्स होते हैं, लोग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए और एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं, क्योंकि देखिए मेरी आइडेंटिटी को मेरा कैरेक्टर नहीं प्रूव करेगा, और मेरा टीवी कैरेक्टर तो मेरी आइडेंटिटी को प्रूव नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे जो है वो कैरेक्टर करने में मज़ा आता है, कैरेक्टर बनाने में मज़ा आता है। और रही बात की फेमिनिन कैरेक्टर्स, क्योंकि फसी से भी मैंने एक दफ़ा सवाल किया कि फसी, बहुत से लोग मुझे बहुत से कैरेक्टर्स के ऑफर आते हैं, वो आखिरी में कहते हैं मुझे फेमिनिन ही करना चाहिए। तो फसी ने बड़ी अच्छी बात मुझसे कही। फसी ने कहा मुझे नाम बताओ ऐसे 2 लोगों के, फिर कहते चलो एक का नाम बताओ जो तुम्हारी जैसी इस फेमिनिन एक्टिंग को कवर कर देते। मैंने कहा फसी ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपने मुझे दिया। तो फसी कहने लगा कि नहीं तुम इसको बहुत अच्छे से करते हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। और इस चीज़ के लिए कोई आई डोंट थिंक सो कि ऐसी बाउंड्रीज, आई थिंक मैंने एक औरत के बहुत सारे शेड्स किए। मैंने एक हिजड़े का कैरेक्टर भी किया एक फिल्म के अंदर, फिर मैंने एक फेमिनिन लड़के का भी किया। अभी जो मैं आपने जिसमें देखा है चिंटू की मम्मी, इसमें मैं एक अच्छी साधारण औरत का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो एक प्रॉपर औरत है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं औरतों में ज़्यादा रहता हूँ, दिन में मेरा जो ज़्यादा टाइम है वो औरतों में ही गुजरता है, तो मुझे औरतों को जानना, औरतों की अदा, औरत की बात, औरतों की चाल ढाल, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। और दूसरा ये कि मैं ज़्यादातर फिल्मी दुनिया से मेरा ताल्लुक़ रहा है, तो मुझे पसंद है फिल्मी काम करना। तो मेरे अंदर वो चीज़ें हैं कि मैं औरतों से वो चीज़ें करा सकता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि कैरेक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। बगैर ऑब्जर्वेशन तो कोई भी आर्टिस्ट इसलिए सेंसिटिव होते हैं बिकॉज दे ऑब्जर्व अ लॉट, और इतना ज़्यादा देखते हैं तो उनको पता चलता है। मैं बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। नो, मैं इमोशनल हूँ, मगर इमोशनल इन द सेंस कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़ात के अंदर इतना शोर है कि मुझे अपने लिए अपना टाइम चाहिए होता है।
सो अगर कभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को मेरी बातें बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब मुझे कभी बात करनी होती है तो मुझे अपने आप से बात करनी होती है। आई डोंट नीड एनी सजेशन फ्रॉम अदर साइड। मुझे लगता है कि मुझे अपने आप से मैं सजेशन देता हूँ तो मुझे ज़्यादा चीज़ें बेहतर लगती हैं। तो बेसिकली इमोशनल ऐसा जिसमें, और मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे हर रिश्ते में ना बहुत डिस्टेंस है, एक पॉजिटिव डिस्टेंस है, चाहे वो माँ बाप के रिश्ते में हो, चाहे वो बहन भाई के रिश्ते में हो, चाहे वो कोलीग्स के रिश्ते में हो, चाहे मेरे वर्कर के रिश्ते में हो। एक रिस्पेक्ट डिस्टेंस में ज़रूर रखता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी के आगे टूट के बिखरना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि जब मुझे कभी टूटना होता है या बिखरना होता है तो मुझे अपने ही अंदर करना होता है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक ये मुश्किल है, बट लेकिन आई थिंक ये एक तरफ से आसान भी। अगर मेरे लिए आसान इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, कैरेक्टर से बात करें, अगर वदूद का कैरेक्टर प्ले किया, कुछ एक आध लाइन अगर हो जाए। वदूद की लाइन, एक्चुअली देखिए वदूद, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं वकार ज़रा एक लाइन वदूद की सुना दें या एक चिंटू की मम्मी की लाइन सुना दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि हम जैसे मैं वदूद, जब मैं कपड़े पहनता था ना वदूद के, और वदूद के लिए मैं खड़ा होता था कैमरे के आगे और लाल बत्ती जलती थी तो वदूद मेरे अंदर आ जाता था। तो फिर वदूद वैसी, अक्सर ऐसा होता है कि मैं कभी कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे करूँ तो मुझे लगता है यही नहीं, मैंने ऐसा अच्छा नहीं किया, मैं वदूद बन के करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा करता हूँ। तो अक्सर जैसे वदूद में लोग बहुत कहते, जब मैं आवाज़ लगाता था कि रूअफ़ज़ा बाजी, तो रूअफ़ज़ा बाजी कहने की जो एक अदा थी ना उसमें, क्योंकि वदूद एक इंतहाई मासूम कैरेक्टर था जिसको किसी गंदगी के बारे में नहीं पता होता, उसको कोई सेक्सुअल एजुकेशन नहीं होती, तो बहुत मासूम लड़का है, बहनों के साथ रहता है, उसे पता ही नहीं कि आदमी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, और शादी के बाद क्या करना है उसे ये भी नहीं पता होता। तो वही बड़े, उसकी शख्सियत में बहुत मासूमियत होती है। तो फसी ने उस मासूमियत को पहले मेरे अंदर ढाला और मुझे बताया कि देखिए ये कि वदूद की ना बाउंड्रीज ये हैं, वदूद को कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है, तो तुमने वो एक लाइन रखनी है कि तुम्हारे अंदर वो मेच्योरनेस ना आए। तो फिर मैंने वो उस कैरेक्टर को किया तो लोगों ने पसंद किया, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एक ज़रा सा भी कुछ गंदगी नहीं थी। अच्छा मुझे बताएं कि खास करके चिंटू की मम्मा का जो कैरेक्टर प्ले किया, और उसमें हम देख रहे हैं कि जी हस्बैंड के पीछे पीछे जा रहे हैं, बच्चों के लिए केयरिंग एक मदर का भी समझने किरदार है उसके अंदर बड़ा अच्छा। तो खास करके कुछ अडल्ट्री जो है वो कंटेंट भी इसमें यूज़ किया गया, अडल्ट था, तो वो मुझे बताइएगा कि खास करके सीरीज़ में हम देख रहे हैं आजकल कि जितनी भी सीरीज आती हैं, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन से सीरीज ज़्यादा देखें लोग, और हम लोग सीरीज की तरफ मूव हो गए हैं। जिस तरीके से हमने बताया कि जी बड़े कैमरे से छोटे, बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन की तरफ आए, तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो जी अब तो सीरीज की तरफ आ गए। तो आगे कितनी सीरीज करने का? सीरीज देखिए मैं आगे का कुछ भी नहीं सोचता, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ चीज़ें प्लान की हुई हैं, वो खुद ब खुद सामने आएंगी तो मैं करता रहता हूँ। मुझे कोई प्लान नहीं करता मैं सच आगे के लिए। और रही बात अडल्ट के लिए, जो चिंटू की मम्मी जो कैरेक्टर है वो है ही इतना एक अडल्ट इशू है कि हमारी उसमें दिखाया ये है कि अगर एक औरत मोटी हो गई है या बच्चों के बाद उसकी बॉडी, क्योंकि ये शायद ये एक औरत प्ले करती तो वो उस तरह ना कर पाती, क्योंकि एक औरत की वो शर्म और झिझक होती है। जो आप देखें जितनी भी शरीफ अच्छी ख़वातीन होंगी वो कभी भी अपनी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स को कभी भी अपने हस्बैंड से नहीं बोलती। तो मैंने इसमें यही पोर्ट्रे था कि अगर वो मोटी हो गई है या वो एज हो गई है उसकी, तो ऐसा नहीं है कि उसको प्यार की ज़रूरत नहीं है। और देखिए औरत को कभी भी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं होती जबकि उसको इमोशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो उसमें हमने पोर्ट्रे करने की कोशिश की, जिसको लोग अडल्ट का नाम दे रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में है, चाहे गरीब घर हो, चाहे अमीर घर हो, चाहे वो कहीं भी हो, ये हर जगह मौजूद है। बिकॉज इफ़ द मैन वांट्स टू फुलफिल हिज फिजिकल रिक्वायरमेंट तो वो हो सकता है, लेकिन औरत नहीं कहती। तो हम ये बता रहे हैं। घर में कितना टाइम देते हैं अपनी वाइफ को? अपनी वाइफ को मैं बहुत, मेरी ज़िंदगी में बड़ा सिंपल सा फंडा है मेरा। मैं 8 घंटे काम करता हूँ, 8 से 10 घंटे, उसके बाद मेरा पूरा टाइम फैमिली का होता है। मैंने जैसे आपको बताया आई हैव नो फ्रेंड सर्कल्स, मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है, मैं बिल्कुल सोशलाइजिंग नहीं करता, मैं कहीं बाहर आपको पार्टी शार्टी में नहीं दिखूंगा। तो मैं फितरतन बहुत दाल चावल टाइप आदमी हूँ, घर में रहने वाला। तो मुझे लगता है कि मैं जितना टाइम अपने सैलून में गुजारता हूँ मुझे उसमें मज़ा आता है। फिर मेरे टाइम्स जो है वो डिवाइड हुए हुए होते हैं, मेरे मैनेजर डिवाइड कर देते हैं कि इस दिन आपकी शूटिंग है, इस दिन आपने कमर्शियल करना है, इस दिन आपकी एक्टिंग के दिन है, इस दिन आपने सैलून में होना है। तो वो सब मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता हूँ।
उसके बाद मेरा जो 8-9 बजे के बाद जो मेरा टाइम होता है वो मेरी बीवी बच्चे और अम्मी के लिए होता है। मेरे पास 3 ही लोग हैं, मेरी बीवी, अम्मी और बच्चा बस। अच्छा, पैदा कराची में हो या किसी और शहर? नहीं, पहले कराची में हुआ है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा कि खास करके कैरेक्टर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, सैलून को भी पूरा टाइम दे रहे हैं, बीवी बच्चों को भी पूरा टाइम दे रहे हैं, क्रिटिसाइज खास करके बचपन में तो फेस कर रहे होते हैं, और खास करके जब इस उम्र में आने के बाद क्या कभी कोई क्रिटिसिज्म हुआ है? लोग क्या कहते हैं? भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूँ तो बहुत से लोग आना चाहते हैं इस पोजीशन पे कि जी लोग जाने, लोग पहचाने। कौन नहीं चाहता कि उसको लोग पहचाने, कोई समझे, कोई इज्जत दे, चीज़ें दे। तो मुझे लगता है कि वही लोग बोलते हैं जिनके पेड़ों पे फल नहीं होते, और मेरे ख्याल से पत्थर भी फलदार पेड़ पे पड़ते हैं, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि जो कभी अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये होती है, मेरा जो लाइफ की एक टैग लाइन है वो ये कि मैं फ़र्ज़ करने कोई इंसान मुझे कुछ गलत कह भी देता है, अक्सर लोग कहते हैं तुम्हारी लड़ाई नहीं होती, तुम्हें गुस्सा ही नहीं आता। तो मुझे लगता है कि जो इंसान कह रहा है उसकी कैपेसिटी इतनी ही है, और मैं या तो उसके लेवल पे आके उसकी ही ज़बान में समझाऊं, या मैं अपने तरीके से समझाऊंगा तो वो कभी समझेगा नहीं। तो आई थिंक खामोशी एक बेहतर हथियार होता है। बहुत ही खूबसूरत बात। कैरेक्टर के साथ साथ इतनी खामोश कैरेक्टर जिंदगी, मतलब जो हम ड्रामों में या जो बड़ी स्क्रीन्स पे हम देख रहे होते हैं कि एक चुलबुला सा एक कैरेक्टर होता है, झिलमिल करती हुई पर्सनालिटी हमें नजर आ रही थी, दर हकीकत अपनी जिंदगी के अंदर कितने ज्यादा समंदरों को समोए हुए हैं। और एक्चुअली ये होता है मुख्तार के लोग जो हैं वो जज करते हैं हमें हमारे एक्टिंग से, या जो खवातीन होती हैं वो भी क्रिटिसाइज होती हैं अपने कैरेक्टर से। देखिए, जब हम कोई कैरेक्टर पहनते हैं तो वो होता है, वो हम नहीं होते। जैसे मैंने किरण का कैरेक्टर पहना है तो मैं उस वक्त किरण हूँ। किरण ऐसे चलेगी, किरण ऐसे बोलेगी, किरण मियाँ को ऐसे पकड़ेगी, किरण मियाँ से ऐसे रिक्वायरमेंट जाहिर करेगी, उसको प्यार ऐसे करेगी, बच्चे को ऐसे रखेगी, वो किरण है। जैसे आवाज़ आई कट, किरण ख़त्म, वकार पहाड़। तो ये एक एक्टर की क्वालिटी होती है, तभी वो एक्टर स्टार्स होते हैं। लेकिन आम लोग शायद हमें जज करते हैं कैरेक्टर से। अच्छा, एक्टिंग का आपको पता था कि एक्टिंग का आपको शौक है या आपको एक्टिंग करनी है? मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग आती है। जब मुझे अभी भी मुझे नहीं लगता, अभी ये होता है। सीखी थी कहीं से एक्टिंग? कोई क्लासेस आजकल हम देखते हैं लोग जाते हैं, जाके हमेशा मैंने जब नापा वाले एक्टर्स वगैरह अक्सर मुझे बोलते हैं आपको सही है भाई, 2 मिनट में आप स्क्रीन पे आ गए। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि जब शुरू में मैं एज एन मेकअप आर्टिस्ट एक्टर के साथ काम कर रहा था तो हमारा पूरा टाइम तो मॉनिटर पे होता है। हम देखते हैं ना कि मेकअप ठीक है कि नहीं है, लिपस्टिक ठीक है नहीं, बाल ठीक है नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम एक्टिंग भी देख रहे होते हैं। फिर हम उस अपने काम से रिलेटेड हम फिल्में भी बहुत देखते हैं, तो हमें एक्टिंग की समझ तो होती है। हमें ये पता होता है कि ये लाइट है, यहाँ से लाइट लेनी है, ये कैमरा है, ये कैमरे की लाल बत्ती जलेगी तो इसका मतलब है रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सब चीज़ें तो हमें पता थी टेक्निकली। तो जब फसी ने एक्टिंग के लिए कहा तो शुरू में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मगर फिर मुझे वदूद बनने में बहुत मज़ा आता था। तो मुझे लगता था ये तो बहुत फन है, ये तो बहुत इन्जॉय हो रहा है इसमें, और इसमें तो पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं और मुझे काम भी इतना मज़े का करने को मिल रहा है। जब फर्स्ट टाइम हम कुदरती साहब की बेवा के लिए हम अमेरिका शो करने के लिए गए तो मुझे लगा ये अमेरिका मुझे क्यों लेके जा रहे हैं, मतलब मेरा क्या होगा अमेरिका में। लेकिन जब वहाँ पे स्टेज पे हमने परफॉर्मेंस वगैरह दी तो जो लाइव ऑडियंस की एक वो होती है, वो एक, जब मैं पहली दफ़ा स्टेज पे गया तो मैंने ना, मेरे तो हाथ पैर काँप रहे थे, मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मैं कहा है ना, मैं जा ही नहीं सकता, मैंने कहा कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे सब भूल गया हूँ मैं। कहने लगे कुछ नहीं होगा, तुम स्टेज पे जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। जब मैं स्टेज पे गया तो वाकई सब कुछ ठीक हुआ, मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि लाइव आपको वो मिल रहा होता है स्टेज से, तो मुझे वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा मेरा। ज़बरदस्त। अच्छा जी, वकार हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले भी लोगों में बड़े सवालात होते हैं, ख़ास करके पूछते भी हैं, और पीछे भी हमारे प्रोड्यूसर्स हमसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि जी इस तरह भी सिलसिला है, ये भी सिलसिला है, कैरेक्टर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जिस तरीके से आपने का ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो आने वाले वक्तों में हम ये मान सकते हैं कि जी वकार हुसैन जो है वो एज ए डायरेक्टर भी कुछ करते हुए मुझे ऐसा बिल्कुल मैं चाहता तो मतलब इस चैनल के तवज्जुह से नाउ न्यूज़ पाकिस्तान की इस प्लेटफॉर्म पे आज ये चीज़ अनाउंस हो रही है कि आने वाले वक्तों में आपको एक कैरेक्टर जो कि एक एक्टिंग की फॉर्म में नजर आता है वो डायरेक्टर की फॉर्म में भी नजर आएगा, ऐसा है? मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर की जो टेक्निकल आंख होती है वो तो मेरे पास नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टर्स हैं, अगर वो ये सुन रहे हैं, डायरेक्टर्स भी देखेंगे ये चीज़, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारा इतना, मुझे 20-22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए और औरत को सजाते हुए, और औरत को जब हम सजाते हैं तो हम तभी सजाते हैं जब हम
खुद उस औरत को महसूस कर पाते हैं कि नहीं वो औरत ऐसे चलेगी, इस अदा से देखेगी तो अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत कमी है अदा की और उस निस्वानियत की और उस हीरोइन पन की जो स्क्रीन पे आना चाहिए। आप देखिए पुरानी हीरोइनें थीं तो उनके वो स्क्रीन पे आती थी तो सज जाती थी स्क्रीन। अब मुझे ऐसा लगता है कि वही आपको मोबाइल पे भी नज़र आती है, वही आपको टीवी पे भी नज़र आती है, वही आपको हर जगह नज़र आ रही है। तो उसमें अब वो करिश्मा ख़त्म हो गया है। और क्योंकि हमारे यहाँ फिल्में कम बनती हैं तो हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो ड्रामों में भी काम करती हैं, तो वे एक वो उनके लिए वो फिल्म एक्ट्रेस वाला जो स्टारडम है ना वो ख़त्म सा होता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नए डायरेक्टर्स हैं, जो इस वक्त नए बच्चे जो काम कर रहे हैं और जो नए डायरेक्टर्स हैं, वो ज़रूर हम लोग को एज अ को डायरेक्टर ज़रूर रखें ताकि हम उनको ये चीज़ें बता सकें एज अ कि लड़की को खूबसूरत और स्क्रीन पे हसीन कैसे दिखाना है, कहाँ से टर्न होगी तो कैसे अच्छी लगेगी, कितना ऊपर देखेगी तो हसीन लगेगी। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स को हम हेल्प कर सकते हैं। तो एज अ को डायरेक्टर में ज़रूर काम कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा, खास करके अगर हम देखें स्क्रिप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जो राइटर का स्क्रिप्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है या डायरेक्टर का कमाल होता है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर और राइटर का जब तक कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा ना, आर्टिस्ट जो डायरेक्टर आर्टिस्ट हैं वो कभी भी अच्छा काम नहीं निकाल सकते। क्योंकि आर्टिस्ट की अब इससे फंसी की हर लाइन इतनी समझदार लाइन होती है कि उसको आपको समझ के पढ़ना होता है। उसका स्क्रीन पे इतना स्ट्रांग होता है कि आप फंसी का स्क्रीन पे जैसे चलेगा आपको पता चल जाता है कि क्या इतनी सेंसिटिविटी है इसके अंदर। ख़ास तौर से मैं मज़हर के साथ जब करता हूँ या अभी मैंने इमरान साहब के साथ काम किया है, उनको फंसी के काम की इतनी राइटर की इतनी समझ और दोस्ती है तो उनको पता है कि क्या सेंसिटिविटी चाहिए होती है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन और स्क्रिप्ट दोनों बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तभी एक आर्टिस्ट और डायरेक्टर के अंदर ना सिर्फ स्क्रिप्ट समझने की ताकत होनी चाहिए बल्कि एक्टर्स को भी समझाने की वो कैरेक्टर, जब तक आप वो कैरेक्टर खुद नहीं जिएंगे आप किसी कैरेक्टर को कैसे बता सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा 3 क्वेश्चंस हैं खास करके इस इंडस्ट्री के हवाले से। पहला क्वेश्चन, बिग स्क्रीन पे अगर हम देखें तो बिग स्क्रीन पे 2 चेहरे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 2 एक्ट्रेस हैं, किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, महविश हयात या हमारी जो दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं लूँगा, यार मैं नाम ही भूल जाता हूँ, हमारी जो सबसे ज़्यादा आती है माहिरा खान का नाम ही भूल जाता हूँ मैं हमेशा, अगेन होगा। अच्छा मेरा सवाल आपसे ये है कि खास करके जो हम जितनी प्रोडक्शन डायरेक्शन सब कुछ देख रहे हैं इसमें, अगर बिग स्क्रीन की बात की जाए तो 2 कैरेक्टर्स हैं फीमेल्स के ना, एक माहिरा खान और एक महविश हयात, किसको प्रेफर करेंगे? मैं इसको डिप्लोमेट आंसर बिल्कुल नहीं दूंगा इसके लिए मैं बहुत क्लियर ही बात कहूँगा। माहिरा एक बहुत अच्छी इंसान है, मैंने उनके साथ अभी फिल्म की सुपरस्टार, मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। और माहिरा एक इंतहाई अच्छे अखलाक और एक इंतहाई अच्छी खातून है, तो खुदा ने उनको बड़ी इज्जत दी है माशाल्लाह, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन मैं हमेशा से ना, मुझे स्क्रीन पे खूबसूरत महविश लगती है, मुझे दिल चाहता है कि मुझे, और महविश के साथ मैंने बहुत काम किया है, महविश मेरे दिल के भी बहुत करीब है, महविश मेरी दोस्त भी है। और मुझे लगता है कि एक फिल्मी एक्टर में जितना मसाला होना चाहिए ना, मुझे ऐसा लगता है जब मैं महविश के साथ काम करता हूँ तो महविश को जब मैं बताता हूँ महविश तुमने यहाँ से टर्न होना है, महविश तुमने ऐसे देखना है, तुमने ये करना है, वो मेरी आँख समझती है। तो हमारा रिश्ता बड़ा कोई बाप बेटी माँ बेटी टाइप रिश्ता है हमारा बहुत ज़्यादा। तो महविश तो और सबको पता है, एवरीबडी नोज दैट कि महविश का मेकअप मैं करता हूँ, तो मुझे महविश तो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा जी, एक्टिंग के हवाले से बताइए, हुमायूं सईद या इमरान अशरफ? डेफिनेटली अगर आप देखें कि हीरो अगर आप देखें तो हुमायूं तो बहुत अच्छा और बहुत पुराना अच्छा काम करते हुए आ रहे हैं, बट इमरान अशरफ हैज़ अ डिफरेंट कैटेगरी। हुमायूं इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी, इमरान इज़ डिफरेंट। हुमायूं इज़ चार्मिंग and Imran is a brilliant actor. Great. अच्छा 2 और छोटे कैरेक्टर्स लाइक अभी इमर्जिंग टैलेंट के अंदर जो है वो लोग आते हैं, अब माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में भी कर रहे हैं, ड्रामों में भी आ रहे हैं, माया अली और उर्वा। आई लाइक आप इन दोनों की पसंद एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहे हैं तो
मुझे लगता है कि एक्ट्रेसेस दोनों अपनी जगह इक्वली हैं, अच्छी हैं, और मेरा जो है वो दोनों के, मैं उर्वा के साथ तो मैंने काम किया है, लेकिन मैंने माया के साथ एक ही कमर्शियल एड फिल्म की है, तो मैं इनको इतना जज नहीं कर सकता बिकॉज मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया एज सच। तो मुझे इसलिए अगर टीवी पे भी मैं बहुत काम देखूं तो मुझे दोनों अच्छी बैलेंस एक्ट्रेस लगती है। लेकिन मुझे सॉरी मैं लेकिन ये कहना चाहूँगा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि माया और उर्वा, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर वो, शायद ऐसा लगता है कि मैं अपनी नज़र से अगर देखूं और मैं चाहूं कि मैं माया को सजाऊं या मैं उर्वा को सजाऊं अपने तरीके से और अपने हिसाब से कैरेक्टर बना के दूं, तो मुझे लगता है कि वो, उनके अंदर बहुत कुछ है, वो बहुत सब कुछ कर सकती हैं। उन्होंने अभी अपना पिटारा बहुत कम खोला है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वॉइस की अगर बात करें, सिंगिंग की बात करें, मेल्स के हवाले से अगर बात की जाए, आतिफ असलम या अली ज़फ़र? ज़बरदस्त, बहुत। अच्छा, मुझे एक और चीज़, एक अगर फीमेल्स की बात की जाए तो एक जगह हमारे पास क्यूबी हैं और एक जगह अगर हम देखें कि हमारे पास आयमा बेग है। आई लाइक आयमा बेग। ग्रेट। बिल्कुल जी, व्यूवर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नाउ न्यूज़ नेटवर्क पे, इसके अलावा नाउ न्यूज़ पाकिस्तान पे आप हमें इस वक्त देख रहे हैं, तो जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं बिल्कुल वकार, क्योंकि वक्त कम है और बहुत ही कोई कहना चाहिए ना कि वकार की ज़िंदगी के बारे में जो मालूमात है, वकार मैं चाहूँगा कि पहले तो आप ऑडियंस को कोई ऐसी सजेशंस दें या आप अपना कोई पैगाम जो देना चाहें ऑडियंस को। ऑडियंस को मेरे तो बहुत सारे पैगाम होना चाहिए ऑडियंस के, इसके लिए पूरा ही प्रोग्राम होना चाहिए लेकिन ये कि मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि अपने जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है। कोरोना के बाद तो और ज़्यादा चीज़ें आपस में स्क्रम्बल हो गई हैं चीज़ें, और बहुत ख़राब हो गई चीज़ें। तो कोशिश ये कीजिए कि दरगुजर कीजिए चीज़ों को और लोगों के साथ बस सिर्फ प्यार बांटें, पॉजिटिव रहें और कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो और आपको लगता है कि कोई इंसान आपके बारे में कुछ गलत कह भी रहा है, तो यही सोच के आप छोड़ दीजिए कि शायद वो आपको नहीं जानता। तो अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से गुजारें और खुश रहें। बहुत शुक्रिया वकार, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और ख़ास करके अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, ख़ास करके जो बचपन से लेके जवानी तक का दौर है वो भी हमारे साथ शेयर किया और उसके साथ साथ जो किरदार निभा रहे हैं वो भी, और ये भी बता दिया कि आने वाले वक्त में आप डायरेक्टर की फॉर्म में भी इनको देखेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत बात। और वकार, बहुत शुक्रिया कि आप ख़ास करके हमारे लिए टाइम निकाल कर आए, और जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त और जिन्होंने इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जो जानने के ख्वाहिशमंद थे, सवालात आते हैं हमारे पास, पूछे जा रहे होते, तो जी वकार की अपनी पर्सनल जिंदगी और उसके साथ साथ अगर देखा जाए कैरेक्टर जो निभा रहे हैं, और खास करके आज एक और इंकशाफ हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक्टर ही नहीं, ब्यूटी सैलून एक्सपर्ट ही नहीं, बल्कि साथ साथ आने वाले वक्तों के जो है वो डायरेक्टर भी होंगे। तो बिल्कुल वक्त बहुत कम होता है हमारे पास गुफ्तगू करने का, और बड़ी छोटी सी एक स्लॉट होती है जिसमें हमारी कोशिश पूरी होती है कि अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन जो है ना वो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो बिल्कुल इस अपनेपन के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।